दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी मंडे चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मॉम डैड की एनिवर्सरी पास आ रही थी, पर इस बार मेरे पास उन लोगों के लिए एक सरप्राइज था। मॉम डैड हमेशा हमारे स्पेशल डेज को और स्पेशल बनाने के लिए न जाने कितनी मेहनत करते हैं। तो इस साल मैंने उनके स्पेशल डे को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए कुछ सोचा था। उनकी एनिवर्सरी वीकेंड पर थी और मॉम और डैड को पहाड़ों में ट्रैवल करने का बहुत शौक था। तो दरअसल प्लान ये था कि हमारी डेस्टिनेशन सिर्फ मुझे और मेरे छोटे भाई मिंटू को पता थी। मम्मी पापा के लिए ये सब कुछ एक सरप्राइज था। तो सैटरडे सुबह मैं मम्मी पापा और मिंटू को लेकर फैमिली ट्रिप पर निकल गया। मैंने अपने मोबाइल पर लोकेशन डाली हुई थी और पापा ड्राइव कर रहे थे। मैं उन्हें रास्ता बताता जाता, पापा उस रास्ते पर गाड़ी चलाते जाते। मॉम और डैड ने बहुत ट्राई किया पर मैंने अपनी लोकेशन रिवील नहीं की। करीबन 6 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहाड़ों में आ गए थे। हम सब अपने फेवरेट सॉन्ग्स चलाकर गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रहे थे कि तभी हमारे सामने एक टनल क्रॉसिंग आई और जैसे ही हमारी गाड़ी उस टनल के नजदीक पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिससे हम सब के दिल दहल गए। पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर हमारी गाड़ी के ठीक सामने आकर गिरे। पापा ने जोरों से ब्रेक लगाई। हम लोगों के साथ उस दिन बहुत बुरा हादसा हो सकता था, पर हमारी जान बाल बाल बची थी। उस इंसिडेंट के बाद पूरा प्लान खराब हो गया था। हम सब बस घर जाना चाहते थे। पापा ने कुछ देर के लिए गाड़ी साइड में लगाई और फिर यूटर्न लेकर वापस दिल्ली की तरफ जाने लगे। उसी रोड पर वापस जाते हुए मुझे एक साइन दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। फिर कुछ 15 मिनट बाद मुझे वो साइन फिर से दिखाई दिया, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। मुझे लगा कि शायद मुझे पढ़ने में गलती हुई है, पर फिर कुछ देर बाद मुझे वो साइन फिर से तीसरी बार दिखा, दिल्ली 280 किलोमीटर्स। हम रास्ते पर चले जा रहे थे, लेकिन दिल्ली वाले उस साइन पर किलोमीटर्स कम ही नहीं हो रहे थे। मैंने पापा से गाड़ी रोकने को कहा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सबका मूड ऑलरेडी बहुत खराब था, इसलिए पापा ने मुझे चुप कराया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें दिखा कि रोड पर एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत बैठी हुई कीनू बेच रही थी। मिंटू को कीनू खाना बहुत पसंद था, इसलिए हमने रुककर उस औरत से थोड़े बहुत कीनू खरीद लिए और गाड़ी में आकर बैठ गए। पापा गाड़ी चला रहे थे, पर कुछ ही देर में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबके होश उड़ गए। हमें वही कीनू बेचती औरत फिर से दिखाई दी। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुमकिन कैसे था। हम लोग एक सीधी रोड पर चल रहे थे, तो फिर दोबारा हमें वो औरत कैसे दिख सकती थी? तभी मैंने अपने फोन पर मैप्स चेक किए, तो मैप्स के अकॉर्डिंग हमारी गाड़ी एक ही जगह पर खड़ी थी। हमें लगा कि शायद उस रोड पर नेटवर्क का इशू है, लेकिन हम सबको बेहद अजीब लग रहा था। पापा ने गाड़ी रोकी और उतरकर इधर उधर देखने लगे। तभी अचानक हमारी गाड़ी के शीशे पर एक आदमी ने जोरों से खटखट की। हम डर गए, पर मैंने गाड़ी की विंडो खोलकर उस आदमी से पूछा कि वो कौन है। उस आदमी ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? ये रास्ता तो पहाड़ी गांव जाता है, आप यूटर्न ले लीजिए। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया। पापा ने वैसा ही किया जैसा उस आदमी ने कहा, पर फिर 15 मिनट के बाद हम लोग उसी जगह पर वापस आ गए। पापा ने परेशान होकर गाड़ी रोक दी। अब सबकी हालत बहुत खराब हो गई थी और तभी फिर से किसी ने हमारी गाड़ी के शीशे को बजाया। हमारे रोंगटे खड़े हो गए जब हमने देखा कि गाड़ी के बाहर फिर से वही आदमी था जिसने हमें अभी कुछ देर पहले ही रास्ता बताया था।
पापा गुस्से में गाड़ी से बाहर निकले। उस आदमी ने फिर से मुस्कुराकर वही कहा, आप लोग दिल्ली जा रहे हैं? ये रास्ता तो पहाड़ी गांव की तरफ जाता है, आप यूटर्न ले लीजिए। मेरे पापा को गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो आदमी पापा की आंखों के सामने से गायब हो गया। पापा और हम सब की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो दौड़कर गाड़ी में वापस आए और तेज स्पीड से गाड़ी को थोड़ा आगे ले गए। हम जिस भी डायरेक्शन में जा रहे थे, घूमकर वहीं वापस आ रहे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलें। हमें अभी भी वो बूढ़ी औरत बार बार दिख रही थी। पापा ने हिम्मत करके उस बूढ़ी औरत के पास गाड़ी लगाई और गाड़ी से उतरकर उस रास्ते के बारे में उस बूढ़ी औरत से पूछने चले गए। हम सब भी पापा के पीछे पीछे चल दिए। पापा ने जैसे ही उस औरत से बात करने की कोशिश की, वो औरत जो पहले हमें हंस हंस कर कीनू बेच रही थी, अब बिल्कुल चुप होकर नीचे देख रही थी। पापा ने उसे कई बार पुकारा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी पापा ने उस औरत के कंधे पर हाथ रखा और अचानक उस औरत ने झटके से पापा की तरफ देखा। उसके बाद जो हमने देखा वो हम आज तक नहीं भूल पाए हैं। उस औरत का आधा जबड़ा गायब था और उसके बचे हुए मुंह से खून टपक रहा था। पापा ने चीखते हुए हमें गाड़ी के अंदर बैठने को कहा और तेजी से गाड़ी भगाई। उस औरत को देखकर पापा की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ ही दूर जाते ही पापा से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और हमारी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। मेरी आंख खुली तो हम सभी गाड़ी के अंदर ही बैठे थे और हमारी गाड़ी उसी टनल के सामने खड़ी थी जहां पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हुए थे। पर अब उस टनल के सामने कुछ भी नहीं था, ना तो हमें और ना ही हमारी गाड़ी को एक खरोच तक आई थी। हम सबको लगने लगा था कि शायद हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो रियलिटी नहीं थी। पर तभी मॉम ने देखा कि उनकी सीट के पास सड़े गले किनुओं से भरी एक थैली पड़ी थी। हमने तुरंत उन किनुओं को गाड़ी से बाहर फेंका और किसी तरह दिल्ली की तरफ निकल गए। हम सही सलामत वापस घर तो पहुंच गए, लेकिन उस दिन का डर आज भी हम सबके जहन में बसा है। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था और क्यों हुआ, हमें आज तक समझ नहीं आया। पर हम बस खुशकिस्मत हैं कि हम सही सलामत घर वापस आ गए। मम्मी पापा शायद अपनी इस एनिवर्सरी को कभी नहीं भूल पाएंगे और ना ही मुझे और मिंटू को कभी भूलने देंगे। द लेजेंड ऑफ क्रैम्पस। क्रिसमस का त्यौहार क्रिश्चियन कल्चर में बहुत स्पेशल माना जाता है। क्रिसमस को दुनिया भर में सेलिब्रेट भी किया जाता है। क्रिसमस से जुड़ा एक ट्रेडिशन ये है कि जो बच्चे पूरे साल अपने बेस्ट बिहेवियर में रहते हैं, सांता क्लॉस उन्हें क्रिसमस ईव के दिन उनके मनपसंद गिफ्ट्स देते हैं। वो रात में चुपचाप आकर क्रिसमस ट्री के नीचे बच्चों के लिए गिफ्ट्स रखते हैं और बच्चे सुबह उठते ही उन गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। पर उन बच्चों का क्या जो अपने बेस्ट बिहेवियर में नहीं रहते? ये कहानी सैम की है। 11 साल का सैम कनाडा की सिटी टोरंटो में रहता था। सैम बचपन से ही हर चीज में बहुत एक्टिव था। स्पोर्ट्स से लेकर एकेडमिक्स, सैम हर फील्ड में एक्सेल करता था। पर इन सब के चलते सैम के अंदर काफी घमंड आ गया था। वो अपने आप को अपने क्लासमेट से ऊपर मानता था और कम स्कोर करने वाले बच्चों को बुली भी करता था। उसकी कंप्लेंट्स काफी बार की गईं, पर क्योंकि वो एक पढ़ने वाला ब्राइट स्टूडेंट था, उसे सभी प्यार से समझाया करते थे। पर सैम किसी की बात नहीं सुनता था। उस साल सैम ने फिर से क्लास में टॉप किया था और उसका घमंड ऊंचाइयां छू रहा था। उसने क्रिसमस के लिए सांता से अपने फेवरेट एक्शन फिगर की भी मांग की थी। क्रिसमस ईव के दिन सैम के मन में एक आइडिया आया। वो सांता को अपनी आंखों से देखना चाहता था। उसने डिसाइड किया कि वो रात 12 बजने के बाद जब सब सो जाएंगे तो वो क्रिसमस ट्री के पास एक जगह छुपकर सांता को आते हुए देखेगा। करीबन रात के 12:30 बज रहे थे। सैम के घर में सब सो चुके थे।
सैम दबे पांव अपने कमरे से बाहर आया और किचन के एक नीचे के कैबिनेट में छुपकर बैठ गया। उस कैबिनेट के दरवाजे की दरार से क्रिसमस ट्री बिल्कुल क्लियर दिख रहा था। सैम वहां बैठकर सैंटा का वेट ही कर रहा था कि तभी उसे कहीं से बेल्स बजने की आवाजें सुनाई दी। ये आवाज कहानी के हिसाब से सैंटा के रेनडियर स्ले यानी सैंटा की व्हीकल की होनी चाहिए थी। सैम बहुत एक्साइटेड हो गया। उसे यकीन हो गया था कि उसे उस रात सैंटा को देखने का मौका मिलेगा। तभी सैम को चिमनी से किसी के नीचे आने की आवाज आई। सैम चिमनी पर अपनी नजर टिकाए बैठा ही था कि उसने देखा कि चिमनी से नीचे किसी के पैर आ रहे हैं, पर वो पैर किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी जानवर के जैसे लग रहे थे। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इतने में उस चिमनी से एक बेहद ही डरावना सा क्रीचर बाहर निकला। उसके सर पर 2 सींग थे और उसका मुंह एक राक्षस जैसा था। वो तेज सांसें ले रहा था और उसके हाथ में आग सुलगती हुई लकड़ी की एक रॉड थी। उसे देखते ही सैम की चीख निकल गई और उस राक्षस ने सैम को कैबिनेट के अंदर बैठे देख लिया। वो सैम की तरफ दौड़ने लगा कि तभी सैम उस कैबिनेट से निकलकर अपने कमरे की तरफ भागा। वो चीख रहा था पर उसकी चीखें कोई सुन ही नहीं पा रहा था। वो क्रीचर किसी मॉन्स्टर के जैसा लग रहा था और वो उसका पीछा करते करते लिविंग रूम की छत पर चढ़ गया। सैम का दिल उसके शरीर से बाहर आकर धड़क रहा था। देखते ही देखते उस मॉन्स्टर ने सैम को पकड़ लिया और उसे जमीन पर लेटा दिया। उस मॉन्स्टर ने सैम के हाथ पर वो गरम रॉड लगा दी और उस गरम रॉड के लगते ही सैम को दौरे पड़ने लगे। ऐसा लग रहा था कि सैम किसी ट्रांस में चला गया है और उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई थीं। सैम दर्द में चीख रहा था पर उसे कोई नहीं सुन पा रहा था। धीरे धीरे सैम की आंखें बंद पड़ गईं और वो जमीन पर नीचे गिर गया। अगले दिन सैम उठा तो वो हॉस्पिटल में था। उसके हाथ में एक पट्टी बंधी थी और उसके घर वाले उसके पास ही बैठे थे। उन्होंने बताया कि सैम उन्हें सुबह लिविंग रूम में पड़ा हुआ मिला और उसके हाथ के पास एक जली हुई लकड़ी थी। सबने ये माना कि सैम घर की फायरप्लेस में जलती लकड़ियों के साथ खेल रहा था, जिसके चलते उसने अपना हाथ जला लिया। सैम ने कई बार उस रात का सच बताने की कोशिश की। सैम ने यह भी बताया कि जब उसे दौरे पड़ रहे थे तो सैम को अलग अलग चीजें याद आ रही थीं, जैसे उसे अपने घमंड के चलते किए हुए सभी बुरे काम अपनी आंखों के सामने दिख रहे थे। क्लास में बच्चों को बुली करना, बदतमीजी करना, कभी किसी की मदद न करना। उसने ये सब कई बार अपने परिवार वालों को बताया पर किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। करीबन 1 हफ्ते बाद सैम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। उस इंसिडेंट के बाद से उसे रात को नींद नहीं आती थी। सैम ने इंटरनेट पर रिसर्च की तो जो रिजल्ट्स उसके सामने आए वो दिल दहला देने वाले थे। जो मॉन्स्टर उसे उस रात दिखा था वो क्रैम्पस था। लेजेंड्स के हिसाब से क्रैम्पस सांता क्लॉस की एक काली परछाई मानी जाती है जो उन सभी लोगों को डराती है जो दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। सैम ने जब क्रैम्पस के बारे में और पढ़ा तो उसे सब कुछ समझ आ गया था और उसने उसी दिन से डिसाइड किया कि वो अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। उसे लगा कि ये सब करके अब क्रैम्पस दोबारा नहीं आएगा। लेकिन फिर एक रात वही मॉन्स्टर सैम को वापस दिखा और तब से सैम चैन की नींद नहीं सो पाया है। कोहरा दिल्ली की सर्दी के बारे में पूरा इंडिया जानता है। कड़कती ठंड में दिल्ली बहुत ही खूबसूरत लगती है, पर इसी ठंड में हमें देखने को मिलता है खूब सारा कोहरा, घना कोहरा जो एक चादर की तरह पूरी दिल्ली को ढक देता है। पर क्या हो अगर ये कोहरा अपने साथ कुछ ऐसा लेकर आए जो आपकी जिंदगी ही बदल दे। आज की कहानी है याविन और उसके दोस्तों की। याविन और उसके दोस्त दिल्ली के बढ़ते पोल्यूशन से परेशान हो गए थे और कुछ समय के लिए दिल्ली से बाहर जाना चाहते थे। उन सभी ने मिलकर हिमाचल जाने का प्लान बनाया।
3 दिन बाद ही उन्होंने कैब हायर की और सुबह 4 बजे अपनी ट्रिप के लिए निकल गए। याविन और उसके दोस्तों को लेने आया ड्राइवर बहुत ही हंसमुख और खुश मिजाज था। कुछ ही समय में उस ड्राइवर की दोस्ती सभी से हो गई थी। उन लोगों को घर से निकले हुए करीब 4 घंटे हो चुके थे। सुबह के 8 बज रहे थे। आसमान में अब भी अंधेरा छाया हुआ था। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों को सामने रोड पर एक घने कोहरे की चादर दिखी। वो कोहरा इतना गहरा था कि उसके आगे रोड दिखाई ही नहीं दे रही थी। याविन ने नोटिस किया कि उनका ड्राइवर जो पहले बहुत मुस्कुरा रहा था, अब अचानक से बहुत सीरियस हो गया है। उसके चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया है। याविन को लगा कि शायद ड्राइवर कोहरे में गाड़ी चलाने से घबरा रहा था। याविन ने ड्राइवर के कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, भैया टेंशन मत लो, धीमी स्पीड पर गाड़ी कोहरे से निकाल लेना। तभी उस ड्राइवर ने याविन को देखा और सहमी हुई आवाज में कहा, मेरी आपसे विनती है, कोहरे से निकलते वक्त प्लीज गाड़ी की खिड़की बंद ही रखना, भूल कर भी मत खोलना। ड्राइवर इतना डरा हुआ था कि याविन और उसके दोस्तों की हंसी छूट गई। इस पर उस ड्राइवर ने बताया कि वो जिस इलाके में है वहां कभी कोहरा नहीं आता, और जब कभी ऐसा कोहरा आता है तो वो अपने साथ एक छलावा, एक झूठ, एक माया लेकर आता है। याविन और उसके दोस्तों को ड्राइवर की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बात को अंधविश्वास बोलकर नकार दिया और देखते ही देखते उनकी गाड़ी कोहरे के अंदर चली गई। कोहरे की चादर उनकी उम्मीद से काफी बड़ी थी। ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी आगे चला तो रहा था, पर किसी को आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक ही गाड़ी में बैठी रिया को अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे बिल्कुल सांस ही नहीं आ रही थी। वो ड्राइवर की बात को भूल गई और उसने गाड़ी का शीशा खोल दिया और अपनी गर्दन गाड़ी के शीशे से थोड़ी बाहर निकाल ली। खिड़की खोलते ही रिया को वापस सांस आई, लेकिन वो कोहरा अब गाड़ी के अंदर आ चुका था। कुछ ही सेकंड्स बाद जैसे ही रिया ने गाड़ी के अंदर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। गाड़ी रोड पर चल रही थी, पर उस गाड़ी के अंदर रिया के अलावा और कोई नहीं था। रिया की सांस वही अटक गई। याविन, रवि और ड्राइवर तीनों ही गाड़ी से गायब थे। गाड़ी अपने आप आगे चल रही थी। रिया ने गाड़ी से कूदने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी लॉक थी और जोर लगाने पर भी उसका लॉक नहीं खुल रहा था। वो जोर जोर से गाड़ी के अंदर चिल्लाने लगी। तभी कुछ ही देर में धीरे धीरे वो गाड़ी खुद ही रुक गई और दरवाजे का लॉक अपने आप खुल गया। रिया ने बिना कुछ सोचे समझे गाड़ी का लॉक खोला और गाड़ी से बाहर भागने लगी, पर उसे अपने आसपास घने कोहरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। रिया चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगने लगी। उसका दिल अब उसके शरीर से बाहर आ रहा था कि तभी उस कोहरे में कुछ दूर पर उसे एक काली परछाई दिखी जो एक बहुत ही बड़े आदमी जैसी लग रही थी। रिया मदद के लिए उस आदमी की तरफ भागने लगी, पर भागते हुए उसने ये देखा कि वो परछाई के करीब पहुंच ही नहीं पा रही है। वो परछाई हमेशा उतनी ही दूर होती जितनी पहले थी। इससे पहले रिया कुछ भी समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। रिया अब इतनी डर चुकी थी कि उसके अंदर पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं थी। पर हिम्मत करके जब रिया ने पीछे देखा, उसकी रूह कांप गई। रिया के पीछे एक 12 फीट लंबा काला साया था। लंबे काले साये को देखकर रिया बुरी तरह कांपने लगी। तभी अचानक रिया को पीछे से एक बहुत जोर का धक्का लगा और वो नीचे गिर पड़ी। याविन, रवि, वो ड्राइवर और रिया अब भी गाड़ी में थे। रिया ने जैसी वो खिड़की खोली थी, वो बेहोश हो गई थी। उस ड्राइवर ने उसके बेहोश होते ही रवि को जल्दी से वो खिड़की बंद करने को कहा। याविन और रवि रिया की हालत देखकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे और ड्राइवर बस बार बार एक ही चीज बोले जा रहा था, गाड़ी की खिड़की नहीं खोलनी चाहिए थी, नहीं खोलनी चाहिए थी गाड़ी की खिड़की। याविन को अब ड्राइवर पर गुस्सा आने लगा था। उसे लग रहा था कि वो ड्राइवर एक मेडिकल इमरजेंसी पर वहम की पट्टी चढ़ा रहा है। याविन बस वहां से निकलकर रिया को हॉस्पिटल ले जाना चाहता था। याविन ने ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने के लिए कहा।
ड्राइवर ने याविन की बात मानी और गाड़ी के एक्सीलरेटर पर अपना पैर दबा दिया। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में अचानक से गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई और इतनी तेज स्पीड होने की वजह से गाड़ी उस लड़की से टकरा गई। उस लड़की के टकराने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी वहीं रोक दी। अब याविन और रवि की सांसें वहीं अटक गई थीं। याविन तुरंत गाड़ी से उतरकर उस लड़की को देखने गया। उसने देखा कि एक लड़की खून से लथपथ रोड पर उल्टी पड़ी हुई थी। याविन ने जैसे ही उसकी शक्ल देखने के लिए उसे पलटा, उसका दिल दहल गया। वो खून से लथपथ पड़ी लड़की कोई और नहीं बल्कि याविन की दोस्त रिया थी। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि रिया तो उसके साथ गाड़ी में थी। याविन दोबारा गाड़ी की ओर गया और उसने देखा कि पूरी गाड़ी बिल्कुल खाली थी। गाड़ी के अंदर और कोई भी नहीं बैठा था। याविन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। याविन ने रिया की बॉडी को उठाकर गाड़ी में रखा और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को चलाने लगा। याविन उस घने कोहरे में बस तेजी से गाड़ी चला रहा था। तभी उस चलती हुई गाड़ी के सामने वही 12 फुट लंबा काला साया आ गया और याविन का गाड़ी की स्टीयरिंग पर से कंट्रोल बिगड़ गया और वो गाड़ी रोड के एक साइड के एक पेड़ से जाकर टकरा गई। अगली सुबह उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराई हुई मिली जिसमें ड्राइवर, याविन, रवि और रिया थे। वो चारों उस कोहरे की रात जिंदा तो बच गए, लेकिन यावी के सर पर चोट आने की वजह से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और रिया को इतना गहरा सदमा लगा कि अब उसे हर जगह सिर्फ वही काला साया दिखता है। अगली बार कोहरे में जाओ तो अपनी गाड़ी की खिड़की कभी मत खोलना। Until Dawn, Game of Death। 4 दोस्त जेक, एमा, लिया और थियो अमेरिका के एक सुनसान पहाड़ी ट्रेल पर सुबह से हाइकिंग कर रहे थे। शाम भी होने लगी थी और उन्हें रास्ता कंफ्यूजिंग लग रहा था। तभी जेक ने एक बोर्ड देखा और उसको रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है, क्योंकि उस बोर्ड पर एक दूसरी वैली का नाम था जो उनके हाइकिंग ट्रेल का हिस्सा थी ही नहीं। अंधेरा होने लगा था और वापस जाना अब सेफ नहीं था। जेक को याद था कि कैसे लोकल्स ने बताया था कि ऐसे ही एक बोर्ड के पास एक विजिटर्स सेंटर था। उसने सबको उसके साथ चलने को कहा और कुछ ही देर में उन्हें वो विजिटर्स सेंटर दिख गया। उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह होते ही वो वहां से निकल जाएंगे ताकि वो दिन की रोशनी में सेफली वापस जा सकें। जैसे ही वो लोग विजिटर्स सेंटर की बिल्डिंग के पास पहुंचे, एकदम से बादल काले हो गए और वहां बारिश होना शुरू हो गई। वो लोग जल्दी से सीधा उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लगी और आसमान में बिजली कड़कने की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने उस बिल्डिंग का दरवाजा अंदर से लॉक किया और अपने बैग्स और बाकी का सामान भी दरवाजे के पास ही रख दिया। जेक ने आसपास के छोटे मोटे पेपर्स और पुराने फर्नीचर का यूज करके उन्होंने उस बिल्डिंग के फायरप्लेस को जलाया और वहां बैठकर रात ढलने का वेट करने लगे। उस समय तकरीबन शाम के 6:45 बज रहे थे। एमा और लिया को उस विजिटर सेंटर के अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी जेक ने उन्हें हंसते हुए बताया कि उसने जब एक लोकल आदमी से बात की तो उस लोकल ने कहा कि यह विजिटर्स सेंटर हॉन्टेड माना जाता है। उसने कहा कि जो कोई भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। कुछ महीनों पहले ही वहां मेलिनी नाम की एक लड़की आई थी जो उस वैली से कभी वापस नहीं लौटी। जेक उस लोकल की सुपरस्टिशियस बात का मजाक उड़ा ही रहा था कि तभी एकदम से खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। तेज हवा से उस बिल्डिंग के अंदर के सारे लाइट बल्ब्स फूट पड़े। फायरप्लेस की आग भी अपने आप बुझ गई और बाहर जोरों की बर्फ गिरने लगी। मौसम अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। किसी तरह से उन्होंने वापस दरवाजा बंद किया, फायरप्लेस को जलाया और ढेर सारी कैंडल्स जलाकर उस बिल्डिंग में वापस रोशनी की। पर तभी थियो को रियलाइज हुआ कि एमा वहां थी ही नहीं। सबने अंदर और बाहर एमा को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें एमा का कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा था। थियो
मेन हॉल में था। तभी अचानक से उसे किसी के बाहर भागने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद एमा होगी और उसने उस आवाज का पीछा किया। तभी उसे बर्फ में एक इंसान जैसा कुछ दिखा। उसने एमा का नाम चिल्लाया, लेकिन जब वो इंसान मुड़ा तो थियो की रूह कांप गई, क्योंकि उस इंसान की शक्ल बिल्कुल थियो जैसी थी। हूबहू वही चेहरा, लेकिन आंखों के नीचे काले गड्ढे और उसकी स्किन जो उसकी बॉडी से उतर रही थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा छील लिया हो। थियो डर के मारे कांपने लगा। वहीं जेक, जो विजिटर्स सेंटर के अंदर एक कॉरिडोर में एमा को ढूंढ रहा था, उसने फायरप्लेस की रोशनी में अपने हाथ देखे, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उस पर गहरे बाइट मार्क्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उस पर अटैक किया हो। वो उन बाइट मार्क्स को देखते ही जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर डरे हुए लिया और थियो मेन हॉल में वापस आए। इससे पहले थियो और जेक कुछ भी कह पाते, उन्होंने लिया को देखा और वो घबरा उठे। ऐसा लग रहा था कि लिया के गाल के अंदर एक कीड़ा, एक वॉर्म घुस गया है और वो वहीं रेंग रहा है। लिया को अचानक जोरों का दर्द शुरू हो गया। जैसे ही वो लोग लिया के पास आए, वो वॉर्म एकदम से लिया की स्किन के अंदर फैलने लगा और लिया का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वो सब बहुत ज्यादा डर गए और दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एमा की डेड बॉडी उन पर आकर गिरी और उसी के पीछे एक डरावना सा मास्क पहने एक आदमी खड़ा था। उन तीनों को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, उस मास्क्ड आदमी ने अपनी पीठ के पीछे से एक एक्स निकाली और तीनों को बेरहमी से मार डाला। लेकिन फिर कुछ देर बाद उनकी आंख वापस खुली, लेकिन किसी हॉस्पिटल में नहीं, बल्कि उसी विजिटर सेंटर के अंदर। एमा भी उनके साथ ही थी। चारों उसी फायरप्लेस के पास बैठे थे। उन चारों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उनके साथ क्या हुआ था। तभी उन्होंने टाइम देखा तो घड़ी में 6:45 बज रहे थे, वही टाइम जिसके बाद ये सब शुरू हुआ था। देरी ना करते हुए वो लोग विजिटर सेंटर से बाहर भागने लगे। थोड़ी दूर पहुंच के उन्हें लगा वो फाइनली बच गए, लेकिन तभी जंगल के पेड़ हिलने लगे और उन्होंने अपने सामने एक बहुत बड़े क्रीचर को देखा। इससे पहले वो चारों समझ पाते कि क्या हो रहा है, वो मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ा और उन्हें खाने लगा। दर्द से चीखते हुए उन चारों के होश चले गए। लेकिन फिर एक बार उन चारों की आंख उसी विजिटर सेंटर में खुली। घड़ी में अब भी शाम के 6:45 बज रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि वो एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, पर वो उससे बाहर कैसे निकलें, इसका जवाब ढूंढने के लिए वो उस बिल्डिंग में छानबीन करने लगे। इसी बीच उन्हें एक रूम मिला जहां पर उन्हें कई मिसिंग लोगों की फोटोज दिखी, जिसमें उनकी भी फोटो शामिल थी, जिस पर 8 दिन बाद की डेट थी। उसी कमरे की दीवार पर लिखा था, इफ यू वॉन्ट टू लिव यू हैव टू सर्वाइव अंटिल डॉन। यानी अगर जीना है तो सुबह तक जिंदा रहना पड़ेगा। तभी उनके सर पर किसी ने जोर से एक बेसबॉल बैट मारा। जब उनकी दोबारा आंख खुली तो वो उसी विजिटर सेंटर के मेन हॉल में थे। अभी भी शाम के 6:45 बज रहे थे। इससे पहले वो कुछ भी समझ पाते, उनकी नई तरीके से मौत हो जाती थी। वो लोग बार बार उस वैली से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन सुबह तक बच नहीं पा रहे थे। और फिर 8 दिन बाद एक न्यूज आई कि 4 लोग, जिनका नाम जेक, थियो, एमा और लिया है, वो मिसिंग है। नैनीताल हॉन्टेड ट्रिप। समीर और उसके दोस्तों को हर यंगस्टर की तरह ट्रैवल करने का बहुत शौक था और उस साल समीर ने अपने दोस्तों के साथ नैनीताल जाने का प्लान बनाया था। उसके दोस्त रवि और नवीन दोनों ने अपनी बाइक निकाली और वो तीनों चल पड़े नैनीताल की रोड ट्रिप पर वो रोड ट्रिप उन्हें कितना बदलने वाली थी, ये किसी को भी नहीं पता था। प्लान बनाने वाले समीर को ना ही शैतान में और ना ही भगवान में जरा सा भी भरोसा था, पर इस ट्रिप पर उसके सारे बिलीव्स बदलने वाले थे। समीर और उसके दोस्त ट्रिप के दूसरे दिन ही कहीं बाहर घूमकर अपने होटल वापस जा रहे थे, पर रास्ते में उन्होंने
खुद को नैनीताल से करीब 3 किलोमीटर दूर बोवाली रोड पर पाया। वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो चली थी और सूरज ढलने में अभी भी करीब 1 घंटा बाकी था। अपने खुराफाती दिमाग के चलते उन्होंने वो जगह एक्सप्लोर करने की सोची और इसी के चलते उन्होंने अपनी बाइक एक बहुत पुराने लोहे के गेट के सामने रोक दी। उस गेट की हालत बहुत खराब थी और वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। बोवाली रोड पर ब्रिटिश एरा में बना कब्रिस्तान अपने इतिहास की वजह से बहुत मशहूर था। कहा जाता था कि यहां एक लैंडस्लाइड का हादसा हुआ था जिसमें करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। तब से यह जगह नैनीताल की सबसे हॉन्टेड जगह मानी जाती है। पर समीर और उसके दोस्त इन कहानियों को सुनने के बाद भी उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए अपनी बाइक से उतर गए और कब्रिस्तान के अंदर बिना कुछ सोचे चलने लगे। उन तीनों में से बस रवि ने इस कब्रिस्तान के बारे में कुछ पढ़ा हुआ था। जैसे ही उसने बाकी दोनों को उस कब्रिस्तान के किस्सों के बारे में बताया, वैसे ही उसके दोनों दोस्त उस कब्रिस्तान को देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अगले ही पल सब अपना दिमाग वहां के मिस्ट्रीज को सुलझाने में दौड़ाने लगे। वो बहुत जोर जोर से बोलने लगे और बेपरवाह होकर वहां रखी चीजों को हाथ लगाने लगे। वो मरे हुए लोगों का मजाक उड़ाने लगे। समीर और उसके दोस्त कब्रिस्तान के अंदर अपनी सेल्फीज लेने लगे और मस्ती मस्ती में वो लोग उस जगह का मजाक उड़ाने लगे। अनजाने में ये सब करते हुए उन्हें हल्का सा भी अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता था। 1 आधा घंटा उस कब्रिस्तान में बिताकर तीनों ने वापस अपने होटल जाने का डिसाइड किया। वो अपनी बाइक स्टार्ट करके वापस रोड पर निकल पड़े कि तभी उन्हें पहली बार कुछ अजीब लगा। बस 1 किलोमीटर के ड्राइव के बाद ही समीर और उसके दोस्तों को एक बहुत ही अजीब सी थकान होने लगी और उन्हें अपने पूरे शरीर में बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा। वो दर्द धीरे धीरे और बढ़ने लगा, मानो उनके शरीर से कोई उनकी जान निकाल रहा हो। वो तीनों दर्द सहते सहते किसी तरह रोड पर अपनी आंखें टिकाए बस होटल की तरफ अपनी बाइक चला रहे थे। पर होटल रूम पहुंचते ही सबका सर जोर से घूमने लगा। माथा ऐसा गर्म हो गया था कि जैसे किसी ने कोई जली हुई मोमबत्ती उनके सर पर रख दी हो। वो तीनों बुखार से कांपने लगे और तब उन्हें पहली बार अपने साथ किसी के होने का एहसास होने लगा, जैसे वो अकेले नहीं है और उनके साथ उस कब्रिस्तान से कोई और भी आया हो। तभी रवि को रूम के शीशे में दिखा कि कुछ काले साए समीर और नवीन के अंदर से उनकी जान खींच रहे हैं और वो लोग धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले रवि कुछ कर पाता, उसे चक्कर आने लगे और वो भी बेहोश हो गया। कुछ देर बाद समीर की आंख खुली तो वो और उसके दोनों दोस्त उसी कब्रिस्तान में थे। वो तीनों वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन बहुत देर तक भटकने के बाद भी तीनों को बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो उसी कब्रिस्तान में कैद हो चुके थे। रात के अंधेरे में गलती से समीर ने अपना पैर एक कब्र पर रख दिया। उसने नीचे देखा तो वहां नवीन का नाम लिखा था। उसी के बगल में एक और कब्र थी, उस पर रवि का नाम था। जब उसने ध्यान से देखा तो तीसरी कब्र पर समीर, उसका खुद का नाम लिखा था। ये देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी समीर के पैरों पर कुछ लुढ़कता हुआ आकर लगा। जब समीर ने देखा तो वो रवि का कटा हुआ सर था। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने चिल्लाते हुए जैसे ही अपने दोस्त नवीन की ओर मुड़कर देखा तो नवीन की आंखें काली पड़ चुकी थीं और वो समीर को गर्दन टेढ़ी करके घूरने लगा। इससे पहले समीर कुछ कर पाता, नवीन ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। समीर दर्द से छटपटाने लगा कि तभी रवि ने उसे बेहोशी की हालत से उठाया। वो तीनों अभी भी उसी होटल रूम में थे और जो समीर ने देखा वो एक सपना था। जब समीर ने अपना सपना
नवीन और रवि को बताया तो उन दोनों ने जो कहा उसे सुनकर तीनों का दिल दहल उठा। रवि और नवीन ने समीर को बताया कि उन्होंने भी हूबहू वैसा ही सपना देखा है जैसा समीर ने देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।